नमस्कार, शाम के 6 बज गए। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाला। साल 1961, फिल्म थी हम दोनों। साहिर लुधियानवी के अल्फाज, उनका ख्याल। गीत था मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब देखिए, ये उस दौर की बात थी जहां पर धुएं के साथ भी जीवन के एक दर्शन को जोड़ दिया गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। लेकिन जब देश की संसद में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे, जहां पर नीतियां बनती हैं, जहां पर पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं, आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए देश के लिए फैसले होते हैं, अगर वहां पर सांसदों के बीच आर्ग्यूमेंट इस बात को लेकर हो रही है कि सिगरेट पी रहे हैं, टोकने वाले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कानून टूट रहे हैं, तो आज तो सवाल इंडिया का ये बनता ही है कि आखिर संसद को सांसदों ने समझा क्या है। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। तो देखिए, अब आरोप यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि जिस दौरान आप और हम संसद की कार्यवाही बैठकर लाइव देख रहे हैं, जहां पर आप वंदे मातरम पर डिबेट सुन रहे हैं, जहां पर आप चुनाव सुधारों पर डिबेट सुन रहे हैं, जहां पर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देख रहे हैं, आरोप यह है कि उस बीच सांसद धुआं भी उड़ा रहे हैं। और इसी का जिक्र आज अनुराग ठाकुर ने सदन में किया। और कुछ देर बाद स्वागत रॉय बाहर टीएमसी के जो सांसद हैं, वो जब सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए, तो इसे लेकर आज जबरदस्त जो है चर्चा संसद में दिखाई दी। सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ठहराने वाला कानून जिन माननीयों ने बनाया है, क्या वो संसद में ही बैठकर ई सिगरेट पीते हैं? आपको ये भी बताएंगे कि ई सिगरेट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि सिगरेट और ई सिगरेट दोनों पर समान कानून लागू है, दोनों पर प्रतिबंध है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि सांसद सदन के अंदर बैठकर ई सिगरेट पीते हैं। अनुराग ठाकुर ने ये आरोप ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर लगाए हैं। उन्होंने सदन में जब ये मुद्दा उठाया तो ये भी कहा कि स्पीकर चाहें तो तुरंत उनके आरोपों की जांच करा लें। आज सदन में अनुराग ठाकुर ने ये मुद्दा कैसे उठाया, आप शुरू से देखिए। एक सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर, भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। सुना आपने, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि हाउस में लगातार ई सिगरेट पी जा रही है और स्पीकर ने इस पर कार्रवाई की बात भी कही। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज, मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर स्पीकर के आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखे। सत्ता पक्ष के अपने बाकी साथियों के साथ वो लगातार मांग करते रहे कि तुरंत जांच कराइए, सदन में ई सिगरेट भला क्यों पी जाएगी। माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर, सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के सदन में ई सिगरेट के मुद्दे पर शोर शराबा होता है, कई बातें ठीक से नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन इतने में स्पीकर दोबारा बोलती हैं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठिए, प्लीज। नो नहीं, पाली माननीय सर, प्लीज।
माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। आप जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेज रहे हैं, क्या वही कानून को तोड़ रहे हैं? ई सिगरेट को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसमें ई सिगरेट को समझना भी जरूरी है। 5 सवालों के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ई सिगरेट है क्या? ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निकोटीन को गर्म करके वाष्प बनाता है। दूसरा सवाल, क्या ई सिगरेट पर भारत में बैन है? बिल्कुल बैन है। भारत में ई सिगरेट के प्रोडक्शन, बिक्री, वितरण सब पर बैन है। ई सिगरेट पर बैन किसने लगाया? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया और सार्वजनिक तौर पर ई सिगरेट आप नहीं पी सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। तो फिर ये तो पार्लियामेंट है। सेहत के लिए हानिकारक है। निकोटीन और हानिकारक केमिकल फेफड़े और हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, इन सब के बीच जब आज सुबह सिगरेट की खबर आई और इस पर सियासत सुलगने लगी, तो ऐसे में अलग अलग नेताओं ने, सांसदों ने भी इस पर रिएक्शन दिए। टीएमसी के नेताओं से भी हमने बात की। इस सिगरेट का धुआं उड़ा तो सदन के बाहर तक निकला। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमने पूछा कि आखिर मामला क्या है। अनुराग ठाकुर ने अभी लोकसभा में एक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ई सिगरेट पीते हुए तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद हैं और उस पर आपत्ति भी दर्ज करी। स्पीकर ने भी उस पर आपत्ति दर्ज करी। क्या कुछ मामला था? आप सदन में थे सर। देखिए, अनुराग ठाकुर एक ऐसे सदस्य हैं जो बोलते हैं तो ऑथोरिटी के साथ बोलते हैं, साक्ष्य के साथ बोलते हैं। वो तो चैलेंज कर रहे थे कि अध्यक्ष महोदय, सर्च अगर किया जाए तो अभी पकड़े जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने वातावरण को ठीक करके उन्होंने ये जरूर कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको रफा दफा किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई इस ढंग का काम करे, सांसद ई सिगरेट पिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। और ई सिगरेट तो बैन है सर देश में भी। बिल्कुल बैन है इस पर तो, लेकिन अब अध्यक्ष ने उस पर जो दिया, बट एक वार्निंग के तौर पर वार्निंग दिया है। तो ये सदन की कार्रवाई के बीच में हाँ पिया गया ई सिगरेट टीएमसी के द्वारा। तो वही तो वो कह रहे थे अनुराग ठाकुर, इस सदन की कार्रवाई में बीच में। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कहना है कि ये धुआं सियासी है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कुछ सांसद ई सिगरेट पीते हैं सदन में, जबकि ई सिगरेट भारत में बैन है। ये तृणमूल, वो आपको पता होगा 2021 पे अब की बार 200 पार बोल के मोदी बाबू हार गए, तो वो गुस्सा अभी तक नहीं गए। क्या किया जाएगा? पैसा बंद, खाना बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद। और उसके साथ साथ मंत्री लोगों ने सदन में आके असत्य भाषण भी बोलने लगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है। बोलने दीजिए। फिर हम बोलते हैं कि कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है। अगले साल होने वाले बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साथ साथ रहे न रहे, फिलहाल जो धुआं उठा है उसमें कांग्रेस ममता बनर्जी से हाथ छुड़ा रही है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि संसद के अंदर ई सिगरेट एक माननीय सदस्य पी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है। ये बात जरूर हमें जरूर कहना चाहूँगा, संसद की अपनी गरिमा होती है। किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्य ना करें जो कि जिसको संसद गरिमा का प्रतिकूल हो। हमारे स्पीकर साहब ने बोला कि पूरी चीज़ों को मैं देख लेता हूँ और उन्होंने अनुरोध भी किया सारे माननीय सदस्यों से कि उसकी सदन के अंदर लोकतंत्र का मंदिर है। जब मंदिर शब्द हम यूज करते हैं तो उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो पवित्रता है, वो बरकरार रखनी चाहिए। तो अगली बार जब सदन में माननीयों को बहस करते देखिए तो दुआ कीजिए कहीं शक का कोई धुआं न उठे। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर।
इस बीच संसद भवन परिसर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। तस्वीर में 3 बड़े नेता दिख रहे हैं। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय के साथ 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह खड़े हैं। बात ये हुई कि सौगत रॉय मकर द्वार के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और तभी उन्हें दोनों मंत्रियों ने घेर लिया। क्या बात हुई आप भी सुनिए। लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप मोबाइल हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू दादा दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। इनकी पार्टी 78 साल के सौगत रॉय पश्चिम बंगाल की दमदम सीट से चुनकर आते हैं और विज्ञान कानून दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे दलों के कई सांसद दादा बोलकर उनका सम्मान करते हैं। पत्रकारों ने भी उनसे बाद में जब पूछा कि आप ऐसे सार्वजनिक रूप से सिगरेट क्यों पी रहे थे, सुनिए उनका जवाब। आप सिगरेट के साथ कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं? आप लोग को मैं नहीं जानता हूँ, आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए, कोई असुविधा नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन सर सिगरेट पी रहे थे, ठीक है तो केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं सार्वजनिक जगह। अरे छोड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए, हमको क्यों बोल रहे हैं? सर परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? मैं पी सकते हैं, पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए? आप ही ठीक करेंगे। इधर एक तो मोबाइल फोन लेके नाम दे रहे थे इसकी आप लोग। संसद के अंदर भी ई सिगरेट पी रहे थे सर टीएमसी के सांसद। वो तो दूसरी बात है सर, वो तो प्रतिबंधित है भारत में सर। क्या ई सिगरेट तो प्रतिबंधित है, बैन है, लेकिन ई सिगरेट पी रहे थे ये विषय इसके संसद के अंदर कुछ भी नहीं पी सकते। तो वंदे मातरम और एसआईआर की डिबेट के बाद जो 2 दिन हाई एक्शन के रहे संसद के, उसके बाद आज के दिन की एक तस्वीर थी जिस वजह से वायरल ये क्षण हमने आपको आज के दिन के दिखाए। लेकिन आइए उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन 12 राज्यों में से एक है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और इस दौरान बड़ी चौंकाने वाली खबर जो वहां से आई है वो 3 करोड़ वोटर्स को लेकर है। खबर क्या है, यहाँ पर 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और चुनाव आयोग अब इन वोटर्स की तलाश में जुट गया है। यकीनन अब जो बाकी वहां पर दल हैं वो भी इस मसले को बड़ी गंभीरता से आगे उठाएंगे। 5 करोड़ वोट करने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। जिस ऐप के थ्रू ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? 2.91 करोड़ ये पॉसिबली जिनके नाम कटेंगे। सोचते एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी फार्मेसिस्ट लेकर के तैयार। उत्तर प्रदेश में कहां गायब हो गए 3 करोड़ वोटर्स? यूपी में कट सकते हैं 3 करोड़ वोटर्स के नाम। यूपी में 18% वोटर्स की नहीं मिली जानकारी। यूपी एसआईआर में बड़ी जानकारी आई सामने। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। एसआईआर में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने ये जानकारी दी है। ऐसे में सवाल यही कि यूपी के 3 करोड़ वोटर्स आखिर कहां चले गए? चुनाव आयोग अब इन गायब हुए वोटर्स को तलाशने में जुट गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से कुछ दिनों का वक्त मांगा है जिसमें वो इन गायब हुए करीब 3 करोड़ वोटर्स को तलाश सके। जो वोटर्स नहीं मिले उसे लेकर नवदीप रिनवा क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। लगभग 18.85% वोटर्स के फॉर्म वापस आए इस टिप्पणी के साथ कि इनका एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा और इनको हम अनकलेक्टेबल श्रेणी के फॉर्म बोल रहे हैं। और इसके भी कई इसकी सब क्लासेस हैं। एक वो वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई,
ऐसे वोटर्स हैं जो परमानेंटली शिफ्ट होकर इस पोलिंग स्टेशन से कहीं और चले गए। ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा नाम ऑलरेडी कहीं और दर्ज है। ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म तो मिला, उन्होंने फॉर्म भर के वापस देने से मना किया। और पांचवी श्रेणी ऐसे वोटर्स जिसको हम अनट्रेसेबल या एब्सेंट कह रहे हैं कि अनुपस्थित मिले, वो पूरे क्षेत्र में बीएलओ ने ढूंढा, या तो उनका एड्रेस कंप्लीट नहीं था या गलत था तो उनको नहीं मिला, तो उसको हम एब्सेंट या अनट्रेसेबल, कुल मिला के 18.85% है और 2,91,00,000 के आसपास ये वोटर्स ऐसे। बिहार में हुई एसआईआर में करीब 65 लाख वोटर्स गायब मिले थे, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। चुनाव में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर में चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहरहाल 2,91,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके फॉर्म वापस नहीं लौटे, जिनकी अभी तलाश होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव इसको लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। 2 दिन पहले अखिलेश ने कहा था जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें 5 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाएंगे। 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है, इसमें भी कोई घोटाला है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है। क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर सड़क से सदन तक बवाल है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया, जो फार्म दिए गए वो जमा हो रहे हैं। अभी मतदाता सूची प्रकाशित होगी, फिर फार्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी वो अंतिम होगी। अगर वो फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सोचते एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले, तो भारतीय जनता पार्टी फार्म 6 लेकर के तैयार। उत्तर प्रदेश में अगले साल निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी कि अगर 2,91,00,000 वोटर्स की कोई जानकारी नहीं मिलती है और ये नाम कट जाते हैं, तो निकाय चुनाव में इसका कितना असर होगा। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया अगले साल फरवरी महीने तक पूरी हो सकती है और अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं कि पंचायत चुनाव भी इसी एसआईआर की वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जो निर्वाचन सूची है वो तैयार कर ली है। ऐसे में आपको बताएं कि जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जबकि राज्यों में नगर निगमों के चुनाव और पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो सब राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऐसे में दोनों वोटर लिस्ट फिलहाल अलग रहेगी और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार की गई वोटर सूची से बनेगी, जबकि विधानसभा चुनाव 27 में जो होगा वो वर्तमान में हो रहे एसआईआर की प्रक्रिया के समापन के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पर। 4 नवंबर से यूपी में एसआईआर की शुरुआत हुई थी और 11 दिसंबर को फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन था। इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके लिए चुनाव आयोग अभी जांच करेगा ताकि गायब हुए करोड़ों वोटर्स की पुख्ता जानकारी निकाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 1,27,00,000 वोटर्स स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए हैं। 84,73,000 वोटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे। इनमें से 46 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, तो वहीं 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर्स भी पाए गए हैं और इसमें 9,57,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एक बार फिर पार्लियामेंट की। कल अमित शाह लोकसभा में किस कदर विपक्ष पर बरसे ये पूरे देश ने देखा, लेकिन बाद में शाह को लेकर एक जानकारी सामने आई और वो ये
कि जब शाह विपक्ष पर आग की तरह बरस रहे थे तो उस दौरान वो खुद 102 डिग्री बुखार से तप रहे थे। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन। बुखार में तपते अमित शाह ने बरसाई आग। बाद में उनको बोलने का मौका। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी पर विपक्ष को शाह ने किया ढेर। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। 102 डिग्री बुखार में भी विपक्ष पर बरसे शाह। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जब आक्रामक अंदाज में वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे थे तब वो बुखार से तप रहे थे। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। अमित शाह की तबीयत काफी खराब थी। बावजूद इसके शाह ने हर मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया बल्कि चुन चुन कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह जब लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो वो पूरी तैयारी से आए थे। शाह को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाह जब बोल रहे थे तब वो बुखार से तप रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त उन्हें 102 डिग्री बुखार था। लोकसभा में जाने से पहले डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। बुखार उतारने के लिए शाह को इंजेक्शन भी लगाया। शाह जब सदन में पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि वो राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। शाह एक एक करके आरोपों का जवाब देते गए। इस बीच राहुल गांधी से अमित शाह की तीखी बहस भी हुई। बहरहाल करीब 1.5 घंटे तक शाह का भाषण चला। इस बीच कई ऐसे मौके आए जहां गहमा गहमी जैसी स्थिति बन गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष को तरीके से शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए इसी छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दो नेताओं के सियासी टूर पर, विदेशी टूर पर क्यों सियासत छिड़ गई है। ब्रेक के बाद पूरी खबर देखते रहिए सवाल इंडिया। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और इस वक्त एक सेटिंग आप यहां पर देख रहे हैं। 88 मिनट और एक कमरा। अंदर कौन कौन अंदर रहते हैं? पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। तो उसी सेटिंग को यहां पर आपके लिए तैयार किया गया है। सवाल यह था कि आखिर बात क्या हुई। दरअसल बंद कमरे में तीनों नेताओं की मुलाकात कल दोपहर 1:07 पर शुरू हुई और 2:30 बजे तीनों की बैठक खत्म हुई। 2:30 बजे तीनों कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर सवाल उठता है कि अंदर विषय क्या रहा जो डिस्कस हुआ। सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसमें तीनों नेताओं के बीच नए मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त के चयन पे, माफ कीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त के चयन पर बात हुई थी और इसके साथ ही 8 सूचना आयुक्त की नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी ने सभी नियुक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराई। बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर राहुल गांधी ने लिखित में शिकायत दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में कफ सिरप गैंग पर सीएम योगी का एक्शन जारी है। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव भी लगातार जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को घेर रहे हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया की तर्ज पर अखिलेश ने धनंजय सिंह को कोडीन भैया कहा है। इस पूरे मामले में धनंजय सिंह ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। एक तरफ यूपी में कफ सिरप के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है तो वहीं प्रदेश के तमाम जिलों से कफ सिरप माफिया की गिरफ्तारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव मोर्चा खोले हुए हैं। अपने ऊपर उठे तमाम सवालों पर धनंजय सिंह ने एक एक आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। धनंजय सिंह ने साफ किया है कि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी साजिश के तहत दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से लोग इस पे समाजवादी पार्टी, स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि एजेंडा बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी मुझको लेकर इस प्रदेश में पिछले 4-5 सालों से मुद्दा बना के राजनीति करती है। अखिलेश जी बगैर मेरा नाम लिए, उनका अप्रत्य नाम तो लेते नहीं है, लेकिन मेरी फोटो दिखाते हैं और मीडिया में कहा जाता है जिसकी फोटो दिखाकर बात की जाए तो निश्चित रूप से नाम लेना ही हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आरोप प्रत्यारोप करना है
तो नाम लेके कहें, सीधे कहें। सदन में जाके जिस तरीके से उनके सांसद बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयानबाजी संसद के अंदर नहीं करनी चाहिए। सड़क पे आप बोल देते हो चल जाता है, लेकिन सदन में संवेदनशील विषय पे संवेदनहीनता से वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। तो वहीं धनंजय सिंह ने कोडीन भैया के नाम पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हो चाहे उनके सांसद हों, वो सभी अपने किए गलत कामों पर कभी जवाब नहीं देते हैं। आपको जब कोडिन भैया कहा जाता है और कोडिन को लेकर इतना विवाद है, क्या सोचते हैं आप इस शब्द को? कोडिन भैया, अभय सिंह भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी बोला, कैसे देखते हैं इस नाम को? नहीं, अभय सिंह ने अपने लिए नाम कहा होगा। इन सब विषयों पे देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का नाश कर दिया उन्होंने, और पूरे प्रदेश में हर जिले में एक मुन्ना भाई तैयार कर दिया अखिलेश जी ने। और न जाने 50 लाख छात्र हर साल यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होते, उनका भविष्य चौपट कर दिया उन्होंने। तमाम लोग धरना प्रदर्शन, मैं खुद गया था एज एमपी, मैं सीनेट हॉल जाके भाषण दिया था। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके मिला, उस समय के जो भी छात्र मिलेंगे आप पूछ लीजिएगा। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके भारत सरकार लीडर ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी से मिलवाया था, उस समय डीओपीटी मिनिस्टर नारायण स्वामी से मिलवाया था, इवन राष्ट्रपति से मिलवाया था। तो अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का कोई चाल चरित्र नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनके पास मुद्दे नहीं हैं। राजनीति में आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आप धनंजय सिंह से लड़ने चल रहे हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त होती है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ लड़ता हूं एट ए टाइम इनसे भी लड़ता हूं, एट ए टाइम बीएसपी से भी लड़ता हूं। तो इनको इसका मतलब मुझे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं पूरे प्रदेश के लिए, भाजपा को नहीं मानते हैं ये। धनंजय सिंह ने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उनकी जांच में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। वो अपने नाम से एजेंसी, अगर उसको पता होता कि फ्रॉड है या इस तरीके का काम है, तो अपने नाम से कोई एजेंसी नहीं बनाता है। उसने इनोसेंट आदमी था, इनोसेंसी में उसने ये काम कर दिया है। और इसकी जांच हो रही, जांच में क्लैरिटी भी आ जाएगी ना, कै पैसे का उसके साथ ट्रेड हुआ, क्या हुआ, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एलिगेशन का जवाब दूंगा, बाकी एजेंसीज के मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा उसमें, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में अब तक यूपी से 32 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुभम जायसवाल समेत दूसरे फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन धनंजय सिंह ने जिस अंदाज में अपना रुख साफ किया है और साथ ही अखिलेश यादव को चुनौती दी है, इससे आने वाले दिनों में सियासी सवाल जवाब का दौर और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए उत्तर प्रदेश से आपको बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, बंगाल किसे कमान सौंपेगा, इसके लिए तो आपको 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरह से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान करने के बाद चर्चा में आए, उसके बाद खुद को वहां का ओवैसी बता बैठे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में किंग मेकर वही होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से हटाने के लिए मैं ओपन उनको ऐलान किया। कौन होगा पश्चिम बंगाल का किंग मेकर? किसी लेके ये बीजेपी को खिलाफ और टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी, वेट कर लीजिए ना, देख लीजिए थोड़ा। क्या हुमायूं कबीर के हाथों में होगी किंग मेकर की कमान? ममता बनर्जी को भी चतुर्थ बार के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या बंगाल के चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होंगे हुमायूं? टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल में किंग और किंग मेकर कौन होगा, ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन पिछले दिनों बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी से निकाले गए ममता के विधायक और कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे हुमायूं कबीर के एक ऐलान ने बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो बंगाल के किंग मेकर होंगे और बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसकी चाबी उनके हाथों में होगी। किसी लेके ये बीजेपी को खिलाफ और टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी, वेट कर लीजिए ना, देख लीजिए थोड़ा। हुमायूं कह रहे हैं कि बीजेपी को आने नहीं देंगे और बंगाल में इस बार टीएमसी को सरकार बनाने नहीं देंगे। साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी
अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। कि तो सत्ता में आने के लिए मैं फैक्टर होगी और ममता बनर्जी को भी चतुर्थ बार के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि वो बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। साथ ही कांग्रेस और वाम दलों के साथ आने की अपील भी की। हुमायूं ने कहा कि बीजेपी टीएमसी छोड़ किसी के साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है तो उनका हटाने को चाहिए, तो अकेला उनका हिम्मत है, उनका संख्या है, उनका परसेंटेज है, तो वो अकेला ही करने दीजिए। और जो नहीं करते हैं, जो सब लोग को लेके तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से हटाने के लिए मैं ओपन उनको ऐलान किया। जो किसी को मेरा अछूत नहीं है, किसी को मैं बाहर नहीं रखने चाहते हैं, वो सब लोग को, जो लोग है बंगाल में बीजेपी और टीएमसी छोड़ के जितना पार्टी है, वो सम्मानजनक गठबंधन करके इनको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बंगाल की धरती से ऐसी आवाजें और उठेंगी। चुनाव आएगा, बंगाल का धरती में ऐसा आवाज बहुत आएगा। कांग्रेस इसके लिए चिंतित नहीं है। कांग्रेस यही बात ही हमेशा बोलते रहते हैं कि बंगाल का अंदर में बहुत्ववाद का जो सोच है और बंगाल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हिंदू मुसलमान का घर का जो लड़का लड़की, उनका जो एम्प्लॉयमेंट, उनका नौकरी, उनका काम, उनका भोजन, ये सबसे हमारा प्रायोरिटी है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं ये दावा कर चुके हैं कि बंगाल में उनकी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होगा। इसको लेकर उनकी ओवैसी से बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि गठबंधन को लेकर हुमायूं का दावा एआईएमआईएम नकार रही है। बहरहाल कुछ दिनों की बात है। बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच आपको बता दें यूपी समेत कुछ राज्यों में एसआईआर को लेकर तारीखें बढ़ाई दी गई हैं, लेकिन बंगाल में तारीख नहीं बढ़ाई गई है। ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, उसके विरोध में रैली करती हैं और इस दौरान जब ममता बनर्जी ने भाषण दिया तो उन्होंने महिलाओं से ये कह दिया कि आपके किचन में जो औजार हैं उन्हें तैयार रखिए। क्या वजह रही है कहने की? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कृष्णनगर सब डिवीजन, देश के कई राज्यों समेत पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। ममता बनर्जी शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ आज बंगाल के कृष्णानगर में बड़ी रैली की। ममता ने केंद्र से सवाल पूछा कि क्या एसआईआर के नाम पर आप माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए तो आपके पास हथियार तो है ना, आप इसे बर्दाश्त मत करना। महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। ममता ने कहा अब एसआईआर शुरू किया गया है, सिर्फ जनवरी का समय है और फरवरी में चुनाव घोषित हो जाएगा। उसके बीच में कह रहे हैं कि प्लानिंग बनाओ। एसआईआर शुरू करेছে মাসে একটাই মাস, জানুয়ারি মাস। ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তার মধ্যে বলছে প্ল্যানিং তৈরি করো। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ये देखना चाहती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, महिलाएं या बीजेपी। उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती, बल्कि धर्मनिरपेक्षता में करती हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। रैली से ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके जरिए अगर वो सोचते हैं कि भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। কেন বিজেপিকে জেতাতে হবে? নো স্যার, হবে না। সারা দেশটাকে পরিণত করেছে একটা বিজেপির দেশ হিসেবে। ধর্মের নামে চৈতন্যদেবকে
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल का फंड रोक दिया था, फिर भी राज्य के पैसे से 39,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। केंद्रीय सरकार भले ही केंद्र सरकार ने हमारा फंड रोक दिया था, फिर भी हमने पहले अपने पैसे से 39,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। इस बार हमने उसमें 20,000 किलोमीटर और जोड़ दिए हैं, जिससे हमारे कार्यकाल में कुल मिलाकर लगभग 1,01,83,000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। 1,83,000 किलोमीटर रास्ता। 4 दिन पहले कोलकाता में हुए सामूहिक गीता पाठ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब गीता पढ़ते हैं। कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। हम सब गीता पढ़ते हैं, उसके लिए मुझे पब्लिक मीटिंग करने की क्या जरूरत है? भगवान दिलों में रहते हैं। जो लोग अल्लाह के सामने प्रार्थना करते हैं वे चुपचाप करते हैं। मैं पूछूंगी कि गीता पाठ कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ था। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। बहरहाल बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है, जिसके खिलाफ ममता ने इस रैली का आयोजन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। चलिए इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है।